ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दिखने में जितना खूबसूरत था उसके काम उतने ही बदसूरत। एक ऐसा शख्स जिसने अपने गुरु भरतू-दाई की शागिर्दी में वो दरिंदगी सीखी जिसकी बदौलत वो पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा माफिया बना। ऐसा माफिया जो इटली के गॉडफादर्स से इतना प्रभावित था कि उन्हीं की तरह ब्लैक लेदर जैकेट और एविएटर सन ग्लासेस पहना करता। वो जब इस पोशाक में अपनी मोटरसाइकिल पर स्टंट करता तो कॉलेज के युवाओं की धड़कनें थम जाती, और जब युवाओं की नज़र उसकी कमर पर लटकती मशीन गन पर पड़ती तो सब सहम जाते। उसकी हनक इस कदर थी कि जब वो मशीन गन से लैस होकर शांत पहाड़ी सड़कों पर खुले आम टहलता तो बगल से गुजर रहे पुलिस अधिकारी तक अपनी नजरें झुका लेते। उसके काले धंधों में जो भी रुकावट पैदा करता उसकी हत्या करके शव गायब कर दिया जाता। बताते हैं कि हत्या करने के बाद शरीर को गायब कर देने का तरीका उसने अमेरिकन माफियाओं की फिल्में देखकर सीखा था। लेकिन नियति देखिए, इस माफिया का जब अंत हुआ तो उसका खुद का शरीर भी उसके परिवार वालों को नसीब न हो सका। ये कहानी है उत्तराखंड के सबसे बड़े शराब माफिया की। ऐसा शराब माफिया जिसने पोंटी चड्ढा और डीपी यादव जैसे माफियाओं के सिंडिकेट को गढ़वाल के पहाड़ों से उखाड़ फेंका था। ऐसा माफिया जिसके सिर पर एक पूर्व प्रधानमंत्री का हाथ था और जो उस दौर के चर्चित पत्रकार और लेखक उमेश डोभाल की हत्या के चलते भी कुख्यात हुआ। इस कुख्यात का नाम था मनमोहन सिंह नेगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अपराध जगत का इतिहास खंगालती बारामासा की चर्चित सीरीज कुख्यात। देहरादून में 70 का दशक भरतू-दाई के वर्चस्व का दशक था। वही भरतू-दाई जिसकी कहानी आपने कुख्यात के पहले एपिसोड में देखी। शहर में तब हर ओर भरतू-दाई की तूती बोला करती थी। स्कूल कॉलेज में जाने वाले न जाने कितने ही युवा तब भरतू-दाई की तरह दिखना और छा जाना चाहते थे। इन्हीं में से एक था फौजी परिवार में पला बढ़ा नौजवान मनमोहन सिंह नेगी। मनमोहन डीएवी इंटर कॉलेज में भरतू का जूनियर हुआ करता था और किसी भी तरह से भरतू की नजरों में आना चाहता था। स्कूली दिनों में तो उसका यह सपना साकार नहीं हो सका, लेकिन 12वीं के बाद उसे भरतू-दाई की शागिर्दी हासिल हो गई। ये मौका उसके जीवन में तब आया जब राजपुर रोड में उसकी स्टंट करती बाइक पर वहां से गुजर रहे भरतू-दाई की नजर पड़ी और उसे गैंग के अड्डे पर तलब किया गया। ब्रूसली जैसी फुर्ती और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से तपा उसका बदन देख भरतू इतना प्रभावित हुआ कि मनमोहन को अपने गैंग में शामिल कर लिया। मनमोहन की तो जैसे मन चाही मुराद पूरी हो चुकी थी। इसी गैंग में रहते हुए फिर उसने हथियार चलाने के साथ साथ हर वो दरिंदगी सीखी जिसकी जरूरत उसे आगे चलकर पड़ने वाली थी। भरतू-दाई के गैंग में अभी वो तरक्की कर ही रहा था कि एक दोपहर देहरादून के एस्ले हॉल चौक पर रेशमदाई, मजनू और शशि थापा ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भरतू की हत्या कर दी। इस हत्या से भरतू का पूरा गैंग तितर-बितर हो गया और शहर में रेशम थापा, शशि, विजय काणा और नरदेव का कब्जा हो गया। देहरादून शहर रक्त रंजित हो रहा था और भरतू गैंग से बिखरे बदमाश अपनी अपनी जान बचाते घूम रहे थे। मनमोहन सिंह ने भी अपने धर्मपुर में मौजूद घर को छोड़कर पौड़ी के विकास मार्ग पर मौजूद पुश्तैनी घर का रुख किया। यहाँ कुछ दिन तो वो शांत रहा, लेकिन लंबे समय तक शांत रहना उसकी फितरत में ही नहीं था। उसके अंदर का दबंग उछाल मार रहा था और वो बस एक मौके की तलाश में था। ये मौका भी जल्द ही आया, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले उस दौर के पौड़ी शहर पर एक सरसरी नजर मारते हैं जिसने मनमोहन सिंह को मन्नू-दाई बनाया। ये वही 70 का दशक था जब पौड़ी को एक मुकम्मल शहर हुए सालों बीत चुके थे। उस दौर में युवा पत्रकार उमेश डोभाल जन सरोकार की पत्रकारिता से पूरे देश को पहाड़ की विषमता और गुर्बत से लड़ रहे समाज से रूबरू करवा रहे थे। ये वो दौर भी था जब पौड़ी शहर से लगते चुईचा, कांडई और बेंगवाड़ी गांव के लोगों से उलझना समझदारी नहीं मानी जाती थी। खासकर चुईचा गांव इस मामले में ज्यादा ही बदनाम था। मारपीट, शराबखोरी और जुएबाजी के किस्से इस गांव के बारे में खौफ का एक माहौल बनाते थे। इसी दौरान एक सनसनीखेज खबर आई कि पौड़ी की माल रोड पर एजेंसी के पास मन्नू यानी मनमोहन सिंह और चुईचा गांव के प्रभुदयाल के बीच तमंचेबाजी हुई है और प्रभुदयाल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। इस गोलीकांड का तात्कालिक कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये वर्चस्व की ही लड़ाई थी। इस घटना के बाद मन्नू और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई और चुईचा के साथ उसकी दुश्मनी की स्थायी गांठ बन गई। ये उसकी पहली गिरफ्तारी थी, लेकिन इसके बाद उसकी दबंगई का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि स्थानीय थाने में उसे नंबरी का दर्जा मिला।
हालांकि स्थानीय पुलिस के लिए वो हमेशा एक वीआईपी गैंगस्टर बना रहा। पौड़ी में अपनी दहशत फैलाने के बाद मनमोहन सिंह नेगी ने कोटद्वार का रुख किया। 70 के दशक में कोटद्वार शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफियाओं की आरामगाह हुआ करता था। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पश्चिमी यूपी में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर कोटद्वार में शरण लिया करते, जहां उस वक्त कुख्यात बदमाश मेहरबान सिंह उर्फ मेहरूदाई का वर्चस्व था। मेहरू उस दौर में रंगदारी, फिरौती, सुपारी लेकर हत्या करने और डकैती जैसे अपराधों में उत्तर प्रदेश के छंटे हुए कुख्यातों में शामिल था। उसे नजीबाबाद के एक बड़े व्यापारी का संरक्षण हासिल था। वक्त अब 80 के दशक में आमद करने वाला था। मनमोहन सिंह नेगी अपनी बलशाली देह और दुस्साहसी दबंगई से कोटद्वार के युवाओं को प्रभावित कर रहा था। अब तक टिंचरी सप्लाई के धंधे में उसने दस्तक दे दी थी और कोटद्वार में वो अपना एक छोटा सा गैंग भी बना चुका था। उसकी दबंगई यहां तब कुछ और मजबूत हो गई जब कोटद्वार महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए। इन चुनावों में गोपाल काला और भुवन सिंह के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। चुनाव तय समय पर हो भी चुके थे और मतपत्रों को मतपेटियों में बंद करके सुरक्षित रूप से स्ट्रांग रूम में रखा जा चुका था। लेकिन चुनावों में शामिल एक प्रत्याशी को जब यह एहसास हुआ कि उसका जीतना मुश्किल है, तो उसने मनमोहन सिंह नेगी से मदद मांगी। मनमोहन दिन दोपहरी हथियार लहराते हुए कॉलेज के स्ट्रांग रूम में दाखिल हुआ और फायरिंग करते हुए मतपेटी लूट कर ले गया। इस घटना से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया और कॉलेज प्रशासन को चुनाव रद्द करने पड़े। मनमोहन की दबंगई के किस्से अब पौड़ी की पहाड़ियों से लेकर भाबर की तराई तक गूंजने लगे थे। पहाड़ में सप्लाई होने वाली हर वैध और अवैध शराब में अब उसकी पत्ती तय हो गई थी। उसका वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसका गैंग भी उसी तेजी से विस्तार पा रहा था। कई छोटे बड़े गुंडे उसके साथ शामिल होने को आतुर थे और इन्हीं में से एक था बलदेव सिंह। मूल रूप से हिमाचल के कांगड़ा जिले का बलदेव कोटद्वार में ट्रक चलाया करता था, लेकिन उसका दिमाग भी मानो अपराध के लिए ही बना था। मनमोहन सिंह की शागिर्दी में आकर उसने कई हत्याकांडों को अंजाम दिया। इनमें सबसे कुख्यात हत्याकांड था कोटद्वार के बदमाश टिल्लू की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करना। उस दौर में पूरे उत्तराखंड में शराब के व्यापार पर गरीब दास का एक छत्र राज हुआ करता था। पर्वतीय जिलों में शराब का लगभग हर ठेका गरीब दास का था। ये शराब कोटद्वार से ही पहाड़ों में सप्लाई की जाती थी, जिस पर अब मनमोहन सिंह नेगी का कब्जा हो चुका था। गरीबदास को जब पहाड़ों में शराब पहुंचाने में दिक्कत आने लगी तो उसने मनमोहन सिंह के सामने हथियार डाल दिए और कोटद्वार के ठेके में उसकी 10 पैसे की पत्ती तय कर दी। ये पत्ती थी तो 10 पैसे की, लेकिन इसी 10 पैसे की पत्ती ने आगे चलकर मनमोहन सिंह को एक छुटभैया गुंडे से बड़े शराब माफिया बनने के रास्ते खोल दिए। पहली बार वैध रूप से शराब के धंधे में कूदे मनमोहन सिंह को यह काम बहुत रास आया और देखते ही देखते उसने पूरे गढ़वाल से गरीबदास का वर्चस्व ही समाप्त कर दिया। अब जगह जगह मनमोहन सिंह नेगी के अपने ठेके होने लगे। उसने पहाड़ों में इतना मजबूत सिंडिकेट बनाया कि आगे चलकर पौंटी चड्डा और डीपी यादव जैसे बड़े शराब माफियाओं को भी इस ओर कभी रुख नहीं करने दिया। पहाड़ों के हर गांव और कस्बों में उसने अपने गैंग का इतना मजबूत नेटवर्क खड़ा किया कि कहीं पर कोई भी घटना होती तो उसकी सबसे पहले खबर मनमोहन सिंह नेगी के पास पहुंचती। शराब के धंधों से मनमोहन सिंह ने अकूत संपत्ति बनाई, करोड़ों की संपत्ति, और पूरे गढ़वाल में एक छत्र राज कायम करने के बाद अब मनमोहन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मारने लगी थी। ये वो दौर भी था जब राजीव गांधी की सरकार फेयरफैक्स और बोफोर्स घोटाले में फंस चुकी थी। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए राजीव गांधी सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने 13 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया था और अपना जन मोर्चा संगठन बनाकर वो सरकार के खिलाफ पूरे देश में जन यात्राएं कर रहे थे। वीपी सिंह के ही साथ 5 अन्य सांसदों ने भी इस्तीफा दिया था, जिसमें पौड़ी संसदीय सीट से सांसद और पर्वतीय विकास मंत्री चंद्रमोहन नेगी भी शामिल थे। मनमोहन सिंह नेगी की सांसद चंद्रमोहन नेगी से अच्छी पहचान थी और इसी पहचान का फायदा उठाकर उसने वीपी सिंह से नजदीकियां बढ़ाना शुरू किया। इस राजनीतिक संरक्षण का आगे चलकर मनमोहन नेगी को फायदा भी मिला। स्थानीय प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों तक में उसकी मजबूत पैठ बनी। लेकिन इसी दौर में कुछ लोग ऐसे भी हुए जो निडर होकर मनमोहन सिंह नेगी के वर्चस्व को चुनौती दे रहे थे और उसके काले कारनामों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के सदस्य राजेंद्र रावत का। राजेंद्र रावत को पौड़ी में अधिकतर लोग राजू भाई या कॉमरेड कहकर पुकारा करते थे। उनकी पत्रकार उमेश डोभाल से बेहद अच्छी दोस्ती थी। उमेश डोभाल तब पौड़ी में ही अमर उजाला के संवाददाता थे।
ऐसे संवाददाता जिसकी लेखनी की धार से पूरा देश पहाड़ की महिलाओं की पीड़ा, समाज की गुर्बत और सरकारी बेरुखी से मुखातिब हो रहा था। उमेश डोभाल अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से शराब माफियाओं को भी खुली चुनौती दे रहे थे, वो भी तब जब लगभग पूरा तंत्र शराब माफिया मनमोहन सिंह ने खरीद लिया था। यह 80 का वही दौर था जब अल्मोड़ा और नैनीताल में शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। कुमाऊं में दूरस्थ गांवों और छोटे छोटे कस्बों शहरों में हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। आखिरकार जनता के भारी विरोध के आगे तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा और इन क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि आंदोलन के शांत होते ही शराब माफियाओं के दबाव में आकर सरकार ने ठेके फिर से खोल दिए। कुमाऊं क्षेत्र के 254 ठेकों के अनुबंध की नीलामी एक बड़े शराब माफिया को कर दी गई। सरकार के इस फैसले से आहत उमेश डोभाल ने पौड़ी जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ धारदार लेखन शुरू किया। उस दौरान अमर उजाला अखबार में लिखे गए उनके चर्चित लेख बंदूक की नोक पर टेंडर कैसे लूटे जाते हैं से शराब माफियाओं की भौहें उमेश डोभाल पर तन गई। उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, लेकिन उन्होंने तब भी अपना लेखन जारी रखा। फिर 25 मार्च 1988 की वो रात आई जब पौड़ी के सन एंड स्नो होटल में उमेश डोभाल की हत्या करने के बाद उनका शव गायब कर दिया गया। इस हत्या के सीधे आरोप मनमोहन नेगी और उसके साथी बलदेव पर थे, लेकिन कई दिनों तक तो ये बात सामने ही नहीं आ सकी कि उमेश डोभाल की हत्या हो गई है। शुरुआत में पौड़ी के लोगों को यही लगा कि उमेश शायद शहर से कहीं बाहर गए हैं, लेकिन उन्हें गायब हुए जब 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया तो लोगों को कुछ गड़बड़ हो जाने का संदेह हुआ। लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने पहले तो उसका संज्ञान ही नहीं लिया। बाद में जब लोगों को इसका आभास हो गया कि उमेश डोभाल की उनकी धारदार पत्रकारिता के चलते हत्या कर दी गई है तो लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मनमोहन सिंह और उसके साथियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी तो पुलिस बैकफुट पर आई। पत्रकारों की पहल पर उमेश डोभाल खोज संघर्ष समिति का गठन किया गया। भारी दबाव के चलते आखिरकार 3 मई को पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके 27 दिन बाद यानी 30 मई को यह मामला क्राइम ब्रांच मेरठ को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। तब जून और जुलाई के महीने में लखनऊ, दिल्ली, कुमाऊं और गढ़वाल के तमाम पत्रकारों के साथ ही आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकालना शुरू किया। यह आंदोलन जोर पकड़ ही रहा था कि तभी एक ऐसी घटना हुई जिससे इस संघर्ष को बड़ा झटका लगा। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, ये वो दौर था जब वीपी सिंह का जन मोर्चा देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ रैलियां आयोजित कर रहा था। ऐसी ही एक रैली और जनसभा दिसंबर महीने में कोटद्वार से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जानी थी। कहा जाता है कि इस जनसभा और रैली के लिए पूरी व्यवस्था मनमोहन सिंह नेगी ने की थी। उसने अपने पूरे गैंग को इस रैली की तमाम व्यवस्थाएं संभालने में लगा दिया था। इस रैली का आयोजन करवाकर पौड़ी संसदीय सीट से इस्तीफा दे चुके चंद्रमोहन सिंह नेगी वीपी सिंह के कुछ और करीब आ चुके थे। चंद्रमोहन नेगी ने इसका इनाम देते हुए मनमोहन सिंह की पीठ थपथपाई। इससे मनमोहन को बड़ा फायदा हुआ और सत्ता के गलियारों में उसकी अच्छी खासी पैठ हो गई। इस दौर में मनमोहन नेगी की इतनी पहुंच हो चुकी थी कि उसने एक अनाम व्यक्ति पृथ्वीपाल सिंह चौहान को एमएलसी तक बनवा दिया। कहा जाता है कि भारी धनबल के जरिए मनमोहन सिंह ने न केवल एमएलसी बनवाया बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब के उत्तराखंड के जिलों में यह साफ संदेश दे दिया कि सत्ता के गलियारों में भी उसकी बेहद मजबूत पैठ है। उधर पौड़ी में उमेश डोभाल संघर्ष समिति आंदोलन छेड़े हुए थी। उन्होंने उमेश की हत्या के खिलाफ पौड़ी मुख्यालय में एक प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसे कुचलने के लिए शराब माफिया और उसका अंडरवर्ल्ड कमर कसे तैयार बैठा था। समूचा प्रशासन तंत्र खरीद लिया गया था और लगभग पूरा पौड़ी शहर शराब माफिया के पक्ष में छपे उन पोस्टरों से पाट दिया गया था जिन पर लिखा था माफिया नहीं मसीहा है। शहर के कई नेता, कथित बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तक घबराकर दुबक गए थे या शराब माफिया के पाले में जा खड़े हुए थे। प्रदर्शन के तय समय पर शमशेर बिष्ट, वाचस्पति गैरोला, रमेश पहाड़ी, सीएम लखेड़ा, राजीव कोठारी, बच्चीराम कंसवाल आदि बेखौफ होकर पौड़ी पहुंच चुके थे। लेकिन वे लोग ये देखकर बेहद निराश हो गए कि पौड़ी के लोग आखिर अपने उमेश डोभाल के लिए क्यों सड़कों पर नहीं उतर आए हैं। इन प्रदर्शनकारियों की उम्मीदें टूटने ही वाली थी कि तभी उन्होंने देखा चुईचा गांव के ग्रामीणों का एक बड़ा जत्था लेकर राजेंद्र रावत सन्नाटे को चीरते हुए बढ़े चले आ रहे थे।
मुनादी की जा रही थी कि उमेश का कत्ल किया गया है और कातिल यही शराब माफिया है। कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न इलाकों से आए पत्रकारों ने तब स्थानीय रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया और शराब माफियाओं को खुलकर ललकारा। इसके बाद उमेश की हत्या के खिलाफ पूरे देश में पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई। जो चुईचा गांव कभी अपनी दादागिरी के लिए बदनाम था, उसके लोगों ने दिखा दिया था कि वक्त आने पर वो जन सरोकारों के लिए किसी से भी टक्कर लेने की कुव्वत रखता था। शराब माफिया की धमकियों से बेपरवाह राजू भाई और ओंकार बहुगुणा ने इस हत्या के खिलाफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पत्रकार बिरादरी को एकजुट करने और इस हत्याकांड को सीबीआई के हवाले करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिरकार हत्या के आरोपित पकड़े गए। मनमोहन सिंह नेगी और बलदेव समेत उस समय के एक रसूखदार नेता के बेटे को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जांच के बाद सीबीआई ने मनमोहन नेगी समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, लेकिन 1994 में ये सभी लोग सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। हत्या के इस आरोप से बरी हो जाने के बाद तो मनमोहन सिंह नेगी का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा दबदबा हो गया। सरकारी मशीनरी तक उसके सामने कुछ और ज्यादा झुकने लगी। प्रशासन में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी और कर्मचारी उसके लिए ही काम करने लगे। मनमोहन सिंह की दबंगई का अंदाज 90 के दशक में हुई एक और घटना से लगाया जा सकता है। तब कोटद्वार महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में समाजवादी विचारधारा से लैस नए छात्रों की पौध निकलना शुरू हुई थी। देश के हालात से इन युवाओं के अंदर गुस्सा और कुछ कर गुजरने का जोश भरा हुआ था। इसी दौरान छात्र संघ चुनाव में सचिव पद पर अविकल थपलियाल जीत कर आए। उनका चुनाव जीतना था कि उसी वक्त कॉलेज के गेट के ठीक बाहर शराब का एक ठेका खुल गया। इस ठेके से न केवल कॉलेज का माहौल बिगड़ने लगा था, बल्कि शराब पीकर अराजक तत्व कॉलेज की छात्राओं के लिए भी परेशानी का सबब बनने लगे थे। इस परेशानी से निपटने में दिक्कत ये थी कि ये ठेका भी शराब माफिया मनमोहन सिंह नेगी का था और उसके गुर्गे हथियारों से लैस होकर वहीं बैठे रहते थे। ऐसे में छात्र संघ ने निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी और सचिव अविकल थपलियाल के नेतृत्व में छात्र ठेके के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पूरे शहर में भारी हल्ला कटा। मनमोहन सिंह के गुर्गों ने छात्र संघ के नेताओं को खुलेआम गोली मारने की धमकी भी दी और कई छात्रों के साथ मारपीट भी की। लेकिन इसके बाद भी जब छात्र संघ के पदाधिकारी नहीं झुके तो प्रशासन ने सभी को बातचीत के लिए बुलवाया। तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार के साथ हुई इस वार्ता में तय हुआ कि ठेके को 1 महीने के भीतर ही कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस सहमति पर छात्र संघ के पदाधिकारी धरने से उठ गए। लेकिन 1 महीने बाद भी जब ठेके को वहां से नहीं हटाया गया और छात्र संघ के नेता अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने ठेका हटाने से साफ साफ इनकार कर दिया। छात्रों को समझ में आ गया था कि मनमोहन सिंह के खौफ के आगे अब अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरकार छात्र संघ के सचिव अविकल थपलियाल ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। इस पूरे विवाद ने यह भी साबित कर दिया था कि मनमोहन सिंह नेगी की ताकत के आगे पूरा तंत्र अब पंगु बन चुका है। मनमोहन नेगी का वर्चस्व अब उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक फैलने लगा था। उसने मेरठ तक के शराब के ठेकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बढ़ते वर्चस्व के साथ ही उसकी दुश्मनी भी अब बढ़ने लगी थी। पॉन्टी चड्ढा और डीपी यादव समेत वेस्टर्न यूपी के तमाम बड़े माफियाओं और कुख्यातों की नज़र में मनमोहन सिंह चढ़ने लगा था। वो उससे रंजिश रखने लगे थे। मनमोहन ने पूरे गढ़वाल के धंधे की जिम्मेदारी अपने खास बलदेव को सौंप दी थी और वो खुद दिल्ली में बैठकर बासमती चावल एक्सपोर्ट करने का नया धंधा शुरू करने की फिराक में था। उसने ये धंधा शुरू कर भी लिया था। उसने दिल्ली के केवल विहार में एक लग्जरी फ्लैट खरीदा जहां वो अपने गुर्गों के साथ रहा करता था। अपने बढ़ते साम्राज्य के नशे में मनमोहन इस कदर मदमस्त था कि उसे इसकी भनक तक नहीं लगी कि उसके आसपास मौजूद उसके खासम खास लोग ही उसके लिए एक बड़ा नासूर बनने वाले हैं। असल में मनमोहन सिंह का खास आदमी बलदेव उसके लिए हर आपराधिक गतिविधियों को तो अंजाम दिया करता था। वो हत्या से लेकर वसूली और तमाम धंधे संभालने की सारी जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन इसके बावजूद भी बलदेव के पास पैसों के लेन देन का अधिकार नहीं था। उधर मनमोहन सिंह दिल्ली में बैठकर सफेद पोशों के साथ अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देने में जुटा था। ऐसे में बलदेव और उसके साथियों को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वे कई दिनों तक मनमोहन नेगी के पीछे दिल्ली में घूमते रहते। उन्हें छोटी छोटी रकम के लिए भी उसकी खुशामद करनी पड़ती थी। इसी दौरान बलदेव की बहन का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए उसने मनमोहन सिंह से पैसे मांगे। बताया जाता है कि मनमोहन ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और यहीं से बलदेव की नज़रों में उसका गुरु चढ़ गया। गैंग का एक अन्य सदस्य पहले से ही मनमोहन को अपने रास्ते से हटाने की फिराक में था।
उस सदस्य ने फिर बलदेव के साथ मिलकर मनमोहन की हत्या की साजिश रची। इन्होंने सहारनपुर से 2 और बदमाशों को अपने साथ लिया और दिल्ली जा पहुंचे। दिल्ली में बलदेव ने मनमोहन सिंह को फोन किया और बताया कि यूरोप का कोई डीलर चावल की बड़ी खरीद के लिए अच्छे दामों पर एक सौदा करना चाहता है और इस संबंध में वो उससे मिलना चाहता है। बलदेव ने मनमोहन से कहा कि वो अपने केवल विहार वाले फ्लैट में पहुंचे ताकि ये डील फाइनल की जा सके। मनमोहन नेगी जब अपने फ्लैट में पहुंचा तो उसका नौकर जय सिंह वहां पहले से मौजूद था। बलदेव और उसके 3 अन्य साथी भी इस फ्लैट में पहुंच चुके थे। बलदेव ने नौकर जय सिंह को टूथपेस्ट लाने के बहाने बाहर भेज दिया और फिर अपने 3 साथियों के साथ मनमोहन के कमरे में दाखिल हुआ। नाश्ता कर रहे मनमोहन ने निवाला तोड़ा ही था कि बलदेव ने पहली गोली उस पर दाग दी। वो गोली मनमोहन के दाहिने पैर पर लगी। उसने ऊपर देखा तो सामने बलदेव खड़ा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बलदेव के साथियों ने कई राउंड फायर करते हुए मनमोहन सिंह को मार गिराया। इसके कुछ ही देर बाद जब नौकर जय सिंह लौटा तो इन लोगों ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी और फिर दोनों के शरीर को मनमोहन सिंह की ही कार में डालकर हरियाणा की एक नहर में फेंक दिया। मनमोहन सिंह का शव कभी बरामद नहीं हुआ। बताते हैं कि अपने जीते जी वो अक्सर बलदेव से कहा करता था कि इटली के माफियाओं की तरह पहले हत्या करो और उसके बाद डेड बॉडी को गायब कर दो। इससे कोर्ट में हत्या साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अपने गुरु की इस सलाह को बलदेव ने उसी पर चरितार्थ कर दिखाया। मनमोहन सिंह की हत्या के बाद एक आपसी गैंगवार में बलदेव की भी हत्या हो गई और उनका पूरा गैंग बिखर गया। कहा यह भी जाता है कि इस गैंग का एक सदस्य सारा पैसा लेकर गायब हो गया था। मनमोहन सिंह की मौत के बाद पोंटी चड्ढा और डीपी यादव के सिंडिकेट की गढ़वाल में आमद हुई और फिर कई सालों तक इन्होंने ही शराब के व्यापार में यहां एक छत्र राज किया। हमारे सहयोगी मनमीत का लिखा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इस सीरीज के अगले एपिसोड में आप किस कुख्यात की कहानी सुनना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के जरिए बारामासा को समर्थन भी दे सकते हैं ताकि हम लाते रहें पहाड़ों से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।